नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम इसकी परिभाषा समझेंगे, इसकी विशेषता समझेंगे तथा इसके साथ इसके निहितार्थ को भी समझेंगे। दोस्तों, इस पाठ की ये मेरी दूसरी वीडियो है। पाठ का नाम क्या था दोस्तों? बाजार के रूप, जिसमें अपनी पहली वीडियो में दोस्तों उसकी परिभाषा समझाई थी। उसकी परिभाषा के साथ साथ मैंने बाजार के विभिन्न रूपों के बारे में समझाया था। दोस्तों, विभिन्न रूप में क्या क्या थे दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकारात्मक बाजार और अल्पाधिकार। जिसमें दोस्तों दूसरी वीडियो में मैं आज आपको विस्तार पूर्वक पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा, उसकी विशेषता और निहितार्थ को समझाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे और बाजार के विभिन्न रूपों के बारे में एक एक करके समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होती है? चलो मैं बताता हूं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, ठीक है, और बाजार में वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? समरूप बेची जाती है। उसकी कीमत पूर्ति तथा मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों, कीमत पता कैसे डिसाइड होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में? कि वस्तु की कितनी सप्लाई हो रही है और उसके डिमांड की शक्तियों के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, और इसी बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट पाई जाती है, जिनका रंग, रूप, आकार, टेस्ट सब कुछ एक ही जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, और याद रखना, व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोई भी एक सिंगल सेलर होगा, सिंगल बायर्स होगा। दोस्तों याद रखना, वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता प्राइस पे। कि विक्रेता बोले मैं कीमतों को कम कर रहा हूं, कीमतों को ज्यादा कर रहा हूं, नहीं दोस्तों। इस बाजार में कीमतें उद्योग द्वारा डिसाइड की जाती है। उद्योग मींस इंडस्ट्री। और याद रखना दोस्तों, उद्योग कैसे बनता है? छोटी छोटी फर्मों को जोड़ करके ही क्या बनता है दोस्तों? उद्योग बनता है। क्लियर? तो दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा को एक बार और बताता हूं। जहां पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और इस बाजार में वस्तुएं समरूप पाई जाती हैं। और इसका कीमत कैसे निर्धारित होता है दोस्तों? बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। और व्यक्तिगत क्रेता तथा विक्रेता बाजार की कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्लियर होगी। अब मैं आपको एक बार परिभाषा के साथ साथ एक बार चित्र भी दिखा देता हूं दोस्तों, कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो चित्र होता है वो दिखता कैसा है। ठीक है दोस्तों, चित्र देखें, देखो ये रहा, इसमें चित्र दिख रहा है दोस्तों। ये परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप जैसे हम सब्जी मंडी ले लेते हैं, है ना, जो कृषि वस्तुएं होती हैं जैसे गेहूं, चावल, दाल, खाने पीने की जो चीजें होती है दोस्तों, जो कृषि वस्तुएं होती हैं, उनका जो दोस्तों उनका रंग, रूप, आकार, जैसे दोस्तों मान लो ये पालक बेच रहा है ना, तो ये भी पालक बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या है, क्रेता भी हैं और बहुत सारे इधर और दोनों तरफ क्या है, विक्रेता भी है। और वस्तुएं क्या है दोस्तों? समरूप हो रही है, मतलब कि एक जैसी हो रही है। और दोस्तों कीमतें जो है उद्योग डिसाइड करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे किसी एक, ये जो एक है ना बंदा, एक क्रेता द्वारा बाजार की कीमत को ये बंदा प्रभावित नहीं कर सकता। इसके कहने पर बाजार की कीमतें चेंज नहीं होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो मैंने एक और आपके लिए अच्छी सी तस्वीर रखी है कि आप आसानी से समझेंगे। एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जैसे समझ आ गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, पालक हो गया, खाने पीने की चीजें जो कृषि वस्तु होती हैं वो, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर, स्ट्रीट फूड वेंडर, जो गलियों में खाना बांटने वाले दोस्तों, या सब्जी बेचने वाले मान लो। तो दोस्तों चाहे आप एक सब्जी वाले से लो चाहे दूसरे सब्जी वाले से लो, तो आलू का रंग, रूप, आकार तो एक ही जैसा होगा ना दोस्तों। तभी तो मैंने कहा कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ना दोस्तों, इसमें वस्तुएं क्या होती है? समरूप पाई जाती है। क्या कहीं देखा दोस्तों कि अगर आलू कहीं हो रहा है, काला रंग का आलू हो रहा है, हरा रंग का आलू हो रहा है, अरे हरा तो कच्चा होता है ना दोस्तों, पीला आलू होता है, नहीं दोस्तों अगर आप आलू कहीं पे भी लेंगे तो उसका रंग, रूप, आकार क्या होता है, टेस्ट एक ही जैसा होता है लगभग, है ना दोस्तों। चलिए अब आइए अब इसकी विशेषता पढ़ते हैं।
इसकी पहली विशेषता क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के छोटे क्रेता तथा विक्रेता की बड़ी संख्या। छोटे का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ी भीड़ में ये छोटे से पार्ट होते हैं। ये किसी एक क्रेता और विक्रेता द्वारा कीमत को प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक क्रेता और एक विक्रेता इस बाजार के एक छोटे से अंश होते हैं खाली। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको हम एक विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है, मतलब कि क्रेता कौन होता है, दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं। क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी वस्तु के लिए एक व्यक्तिगत क्रेता द्वारा की जाने वाली मांग बाजार मांग का केवल एक छोटा सा अंश होता है। इसी प्रकार विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्तिगत विक्रेता द्वारा की गई पूर्ति बाजार पूर्ति का केवल एक छोटा सा अंश होता है। मतलब इस बाजार में दोस्तों ना कोई भी एक विक्रेता एक क्रेता होते हैं, ये बाजार के छोटे से अंश होते हैं, छोटे से भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक क्रेता और एक विक्रेता द्वारा बाजार की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, बाजार मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेशक व्यक्तिगत क्रेता की मांग में वृद्धि या कमी हो। ये बाजार की मांग पर दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी एक जो होता है ना दोस्तों, एक क्रेता है, चाहे अपनी मांग को ज्यादा करे या कम करे। ठीक है, इसी प्रकार बाजार की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेशक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति में वृद्धि हो या कमी हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे यहां से, जब बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब बाजार कीमत पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक व्यक्तिगत फर्म एक व्यक्तिगत क्रेता के लिए समान रहती है। विशेष रूप से फर्म की मांग वक्र कीमत रेखा भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो मांग वक्र है उसे कीमत रेखा भी कहते हैं। और एक क्षैतिज सरल रेखा होती है दोस्तों। क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की जितनी चाहे मात्रा बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये चित्र है दोस्तों, यहाँ पे क्या दोस्तों, प्राइस है और एक क्वांटिटी है। कीमत क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट जा रही है, जिसको मैंने अभी बताया प्राइस लाइन भी बोल लो या इसको डिमांड भी बोल लो। ठीक है दोस्तों, किसकी, फर्म की डिमांड कर। और इसमें दोस्तों चाहे वो क्वांटिटी कितनी भी ले, चाहे क्वांटिटी 1 ले 2 ले 3 ले, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी ले दोस्तों, कीमत तो क्या है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि दोस्तों वस्तु की कीमत कौन डिसाइड करता है, उद्योग डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। देखो है ना कि नहीं है, समानांतर है ना दोस्तों। ठीक है, चाहे स्थिर कीमत पर उपभोक्ता कितनी भी वस्तुओं का क्रय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके निहितार्थ को समझते हैं, जिसे इंप्लीकेशन कहते हैं। अब देखो, जो परिभाषा हमने समझी वो इसके निहितार्थ बनती है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मैंने पेंसिल से मार्क करा है, बाजार कीमत एक फर्म को दी हुई, बाजार कीमत एक फर्म को दी हुई होती है। जो बाजार की कीमत होती है, एक फर्म को कीमत दे दी गई होती है। एक फर्म दी हुई कीमत पर वस्तु की जितनी चाहे मात्रा बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, और क्या लिखा है कि बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों क्या बोला, एक फर्म दी हुई कीमत पर वस्तु की जितनी चाहे मात्रा बेच सकता है। ठीक है, दूसरा, फर्म का मांग वक्र एक क्षैतिज रेखा होता है, जैसे ये समझाते हैं, ये वाला है ना दोस्तों, ये इसके निहितार्थ पे क्षैतिज रेखा होनी चाहिए, इसका डीडी करो। तीसरा दोस्तों क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि फर्म की मांग के लिए मांग की लोच क्या होती है दोस्तों, ये उल्टा 8 है ना, तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत होती है। अनंत का मतलब क्या दोस्तों, ये मांग कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका कोई एंड नहीं है। चौथा, फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है। मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया दोस्तों, कि फर्में जो होती हैं यहाँ पे कीमत स्वीकारक होती है। क्यों स्वीकारक होती है, क्योंकि कीमतें जो होती है दोस्तों उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ये फर्में क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत स्वीकारक होती है। अब हम इसकी दूसरी विशेषता दोस्तों पढ़ेंगे, जो इसके नीचे देखिए, क्या रखिए दोस्तों, एक समान या समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक फर्म समरूप वस्तुएं बेचती है।
एक वस्तु समरूप तब कहलाती है जब इसको प्रत्येक इकाई मतलब आकार, आकृति, रंग, वजन, है ना, आदि एक रूप जैसी होती है। अतः क्रेता बाजार में विभिन्न फर्मों द्वारा बेची जाने वाली वस्तु किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। दोस्तों, क्या आलू में कोई अंतर पाया जाता है क्या? अगर एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे लोगे तो क्या आलू का कोई उसका रंग, टेस्ट अलग मिलेगा क्या दोस्तों? जैसे हम समोसा खाते हैं ना, अग्रवाल के समोसे बहुत बहुत टेस्टी हैं, साधारण रोड पे बने हैं, उनका अलग टेस्ट होता है। ये समोसे नहीं दोस्तों, आलू चाहे आप कहीं से भी लो, कहीं से भी लो। मैंने एग्जाम्पल आलू का ही क्यों ले रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि हमारे घरों में इसका डेली प्रयोग होता है। और दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि यह शून्य अंश वस्तु विभेद होता है। शून्य अंश वस्तु विभेद की स्थिति है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी वस्तु विभेद नहीं होता है, इनका कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस यही देखा होगा कि आलू का बड़े साइज है, छोटे साइज है, लेकिन हम लोग क्या मीडियम लेते हैं साइज का ना दोस्तों। अब पालक का एग्जाम्पल ले लो, क्या बड़े पत्ते वाला खाते हो क्या या छोटे पत्ते वाला? जो मीडियम साइज मिलता है दोस्तों वही लेते हो ना। क्लियर हो गया? इसे बाजार की वह स्थिति भी कहा जाता है जहां क्रेताओं को विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक होती हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में मिलती है। जैसे दोस्तों अगर एक दुकान पे अगर नहीं है, भीड़ लगी, तो आप दूसरी दुकान जा सकते हो, तो कहते हैं पूर्ण प्रतिस्थापक है कि एक को छोड़कर दूसरे स्थान पे भी जाके इसको ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा है कि जब वस्तुएं समरूप होती हैं तब फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब सारी वस्तुएं एक जैसी तो कीमत तो सारी सेम ही होंगी दोस्तों। ठीक है, जो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया उसको देखेंगे। एक फर्म द्वारा कीमत में थोड़ा सा भी या थोड़ी सी भी वृद्धि क्रेता को बाजार दूसरी फर्में जो समान उत्पादक का उत्पादन करती हैं की ओर खिसक देता है या खिसका देता है। अगर मान लो दोस्तों एक फर्म है, कोई भी एक फर्म है ना दोस्तों, एक फर्म कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि कर देगा ना, एक फर्म द्वारा कीमत में थोड़ी सी वृद्धि करने से क्रेता क्या करता है? दूसरी फर्मों के पास चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी उपभोक्ता को यह लगता है कि कीमत में वृद्धि कोई दुकानदार कर रहा है, तो वो क्या करेगा दोस्तों? वो दुकान को छोड़ देगा। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लो कोई भी दुकानदार है किसी वस्तु के ऊपर कीमत को बढ़ा करके बेचता है, तो दोस्तों क्या होगा? वो जो फर्म होगी तो वो अपने ग्राहक को खो बैठेगी, क्योंकि दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यही वो बाजार है जिसमें कि कोई भी विज्ञापन लागत या बिक्री लागत नहीं ली जाती। कभी देखा दोस्तों कि कोई एक्टर आलू का प्रचार कर रहा है, पालक का प्रचार कर रहा है? नहीं करता ना। तो इसलिए दोस्तों क्योंकि कृषि वस्तुएं होती है, तभी यहाँ पर कोई विज्ञापन लागत या बिक्री लागत नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके नेतार्थ को समझेंगे। पहला क्या बोल रहा है? समरूप उत्पाद के कारण बाजार कीमत समान, क्योंकि वस्तुएं समरूप होती है दोस्तों तो इसकी कीमत भी क्या होती है? बाजार कीमत समान होती है। दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों? वस्तु विभेद की शून्य मात्रा के कारण विभिन्न फर्म की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक होती हैं। पूर्ण प्रतिस्थापक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि यहाँ पे पूरी तरीके से वो एक दूसरे के लिए बनी रहती हैं। एक दुकान से नहीं मिल रही तो दूसरी दुकान से ले लो, क्योंकि वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। तभी तो लिखा वस्तु विभेद की शून्य मात्रा के कारण। यहाँ पे कोई वस्तु विभेद, किसी के रंग रूप आकार में कोई अंतर नहीं होता। तीसरा, वस्तु विभेद की शून्य मात्रा के कारण बाजार नियंत्रण की मात्रा शून्य होती है, जिसके अनुसार एक फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करती। ठीक है। चौथा, बाजार नियंत्रण की शून्य मात्रा के कारण वस्तु की कीमत शून्य होती है। क्लियर? वस्तु की कीमत न्यूनतम होती है, मतलब कि कम से कम होती है दोस्तों, क्योंकि बाजार में क्या होती है दोस्तों? बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाजार में ज्यादा कीमतें इनकी वृद्धि नहीं की जा सकती। अगर कोई भी फर्म अपनी वस्तु की कीमतों बढ़ाता है तो अपने ग्राहक को वो खो बैठता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, क्या था? पूर्ण ज्ञान। याद रखना दोस्तों, क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत की पूरी जानकारी होती है। ठीक है दोस्तों, और याद रखना तो इसी प्रकार
कीमत विभेद के माध्यम से अधिक लाभ संभव नहीं होता है। यहाँ पे कीमत विभेद भी नहीं होता है दोस्तों, तभी तो यहाँ पे कोई भी फर्म अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तभी तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं को बाजार में कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चौथा पॉइंट, क्या कह रहा है, स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, एक नई फर्म उद्योगों में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होती है। कोई भी नई फर्म है उद्योग में प्रवेश कर सकती है दोस्तों, कोई इसको बाधा नहीं है, तथा एक विद्यमान फर्म इसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। यहाँ पे दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योगों में प्रवेश के लिए स्वतंत्र होती है, तथा एक जो भी फर्म विद्यमान होती है इसे छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र रहती है, कोई दबाव नहीं होता दोस्तों। यहाँ हमें अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। परिभाषा से ही अल्पकाल अल्पकाल क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म क्या लिखा है, परिभाषा से ही अल्पकाल किसी भी विद्यमान फर्म के लिए उद्योग को छोड़ जाने के लिए तथा नई फर्म के उद्योग में प्रवेश पाने के लिए बहुत ही छोटी अवधि होती है। दीर्घकाल विद्यमान फर्म के लिए उद्योगों को छोड़े जाने के लिए तथा नई फर्मों के उद्योगों में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त अवधि होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि इनमें क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि अल्पकाल में याद रखना दोस्तों, फर्में जो होती हैं, फर्मों का प्रवेश केवल व छोड़ना केवल दीर्घकाल में ही संभव है, अल्पकाल में नहीं है। क्योंकि दोस्तों अल्पकाल में किसी भी फर्म को कैसे पता लगेगा कि वो अधिक लाभ कमा रही है या नहीं कमा रही है, क्योंकि दीर्घकाल में ही किसी फर्म को लग सकता है कि मैं लाभ कमा रहा हूं या तो हानि कमा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम पांचवी विशेषता, उत्पादन की पूर्ण गतिशीलता। उत्पादन के साधन कौन से होते हैं दोस्तों, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस पूर्णतः गतिशील होते हैं। उनके आवागमन पर कोई भौतिक और व्यावसायिक प्रतिबंध नहीं होता है। साधन जिस उद्योग में सर्वश्रेष्ठ कीमत पर पाते हैं उसमें जाने को स्वतंत्र होते हैं। दोस्तों ये इसमें क्या होता है, बाजार की भी पूर्ण गतिशीलता एक विशेषता होती है, क्योंकि अगर किसी भी फर्म को या किसी भी उद्योग को फर्म को लगता है कि साधन बहुत सर्वश्रेष्ठ मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो अपने स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी फर्म को लगता है कि मुझे भूमि अच्छी मिल रही है तो मुझे वहां जाना चाहिए, तो जा सकता है। अगर वहां अच्छे श्रमिक मिल रहे हैं तो एक स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जा सकता है। तभी तो बोला गतिशीलता, ये कोई लाभ के उद्देश्य से नहीं दोस्त, एक तरीके से गतिशील करते हैं, ये खाली क्या करते हैं, साधनों की वजह से करते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, छठा पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, सॉरी, कहता है कि यातायात लागतों का अभाव। बाजार में एक समान कीमत सुनिश्चित करने के लिए यह मान लिया जाता है कि यातायात लागतें शून्य है। क्यों दोस्तों, क्योंकि एक उत्पादक अपनी वस्तु को किसी भी स्थान पर बेच सकता है, एक खरीदार अपनी मर्जी से उसे किसी भी स्थान से खरीद सकता है। तो यातायात लागत का अभाव होता है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी यातायात कि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, यहाँ से वस्तु खरीदे वहां से, दोस्तों वो कहीं से भी खरीद सकता है वस्तुओं को, तो यहाँ पे कोई यातायात लागत नहीं लगती, क्योंकि वही वस्तुएं हर जगह आपको मिल जाती हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि आपको आलू लेने के लिए यूपी जाना पड़े, बिहार जाना पड़े, तो आपके कहीं पे भी मिल जाए। तभी तो यहाँ पे हमारा जो यातायात जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है वो बच जाता है। ठीक है दोस्तों, सातवां क्या बताया मैंने अभी पहले ही बताया, विक्रय लागत का अभाव। विक्रय लागतों से अभिप्राय वस्तु के विज्ञापन की लागत से है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होने के कारण कोई भी विक्रय लागत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों विक्रय लागत वहां लगती है जहां पे की कंपटीशन मार्केट होती है, जहां पे कोई दो फर्में होती है आपस में एक तरीके से गैर कीमत प्रतियोगिता करने लग जाती हैं या अपनी कीमतों को कम करके अधिक मात्रा बेचने की कोशिश करती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि विक्रय लागत क्यों नहीं लगती दोस्तों, क्योंकि कीमतें तो
कीमतें तो दोस्तों उद्योग डिसाइड करता है। कीमतें जो कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है। तो सभी फर्मों पर, सभी दुकानों पर वो वस्तु की कीमतें क्या होंगी दोस्तों? स्थिर रहेंगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा को समझा। उसकी पहली विशेषता क्या थी कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और क्रेता और विक्रेता बाजार के एक छोटे से अंश होते हैं। दूसरा क्या मैंने बताया? समरूप वस्तु होती है। समरूप वस्तु, उनका रंग, रूप, आकार सब कुछ एक जैसा होने के कारण कोई भी वहां पे क्या होता है दोस्तों? वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। ये एक तरीके से पूर्ण प्रतिस्थापक होती है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया? तीसरा, पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं को ही दोस्तों क्या होती है? पूर्ण ज्ञान होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ पे कीमत विभेद नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कीमतें होती हैं, स्थिर होती हैं। जैसे मैंने बताया था ना, कीमतें जो होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता में एक्स अक्ष के समानांतर होती हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको चौथा बताया। चौथी विशेषता क्या थी दोस्तों? स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। किसी भी फर्म को अगर वो लगता है, नई फर्म को लगता है कि वह बाजार में आना चाहती है तो स्वतंत्र आ सकती है। अगर विद्यमान फर्म को यह लगता है कि उसे हानि हो रही है तो वो छोड़ के जा सकता है। लेकिन याद रखना, फर्मों का प्रवेश व छोड़ना केवल दीर्घकाल में ही संभव है, अल्पकाल में नहीं है। ठीक है दोस्तों। और पांचवा क्या बोलता है? ये वाला पॉइंट है, रिवीजन में करा रहा हूं मैं। जो यहां पे किसी भी फर्म को साधन जिस उद्योग में सर्वश्रेष्ठ कीमत पर पाते हैं, साधन होते हैं जिस उद्योग में सर्वश्रेष्ठ कीमत पर, जैसे मान लो मजदूर सस्ते मिल गए, तब एक फर्म छोड़ करके दूसरी जगह अपनी दुकान खोल सकती है। मतलब कि परफेक्ट मोबिलिटी होती है। अगर श्रम को लगता है कि मुझे यहाँ सही पैसा नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह वो अपनी गतिशीलता को कर सकता है, उत्पादन की पूर्ण गतिशीलता। ठीक है। छठा, यातायात लागत का अभाव। क्योंकि दोस्तों वस्तुएं जो होती हैं वो तो हर जगह वही विद्यमान होती है। तो उत्पादक जो होता है अपनी वस्तु को किसी भी स्थान पर बेच सकता है, और क्रेता है अपनी मर्जी से किसी भी वस्तु को कहीं से भी खरीद सकता है। तो कोई हमें एक ट्रांसपोर्ट के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वस्तुओं को खरीदना नहीं होता दोस्तों। ठीक है। क्या आलू लेने के लिए आप कहीं बस पकड़ के जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि अपने मोहल्लों में आ जाता है या अपने एरिया के नजदीक में ही एक क्या हो जाता है, वस्तु या सब्जी को बेचने वाले आ ही जाते हैं या मिल जाते हैं। और विक्रय लागत का अभाव। क्योंकि दोस्तों इसी बाजार में सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती, क्योंकि दोस्तों जहां समरूप वस्तुएं नहीं होती वहीं पे सेलिंग कॉस्ट लगता है। जैसे मान लो कोई भी एडवर्टीजमेंट है, ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो थम्स अप का प्रचार है ना, कोल्ड ड्रिंक का प्रचार कौन करता है? सलमान खान करते हैं, है ना दोस्तों। लिम्का का प्रचार करीना करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दोनों वस्तु क्या है, दोनों वस्तु विभेद पाया जाता है। क्योंकि बाजार में समरूप वस्तुएं होती है, इसलिए यहाँ पे विक्रय लागत का अभाव होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को समझ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों।